तो हम लोग का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग ये जान लिए कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है। एक वर्ड आया था क्रॉसिंग, जो हम बोले थे कि अगली क्लास में बताएंगे, तो आज हम लोग क्रॉसिंग से डील करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या तीनों में डिफरेंस है, तीनों नेगोशिएबल एक्ट में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट जो होता है, इसमें मिनिमम 2 पार्टीज होते हैं, बाकी बाद में एंडोर्समेंट हो सकता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और चेक में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। जबकि प्रोमिसरी नोट में सिर्फ 2 जन है, मेकर और पेई। बात करें नेचर का, तीनों में एक बात तो सेम है कि भैया कोई कंडीशन नहीं हो सकता, अनकंडीशनल। बट प्रोमिसरी नोट में मेकर पेमेंट करेगा पेई को, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई पे करेगा पेई को, और चेक में बैंक पे करेगा जो भी उससे डिमांड करेगा चेक दिखा के उसको। ठीक है, तो पहला भैया डिफरेंस आपको बताएं पार्टीज के बारे में। प्रोमिसरी नोट में 2 होते हैं, बाकी बिल एंड चेक में 3 होते हैं। दूसरा आप बताएं नेचर के बारे में, तीनों अनकंडीशनल है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में मेकर पेमेंट करता है पेई को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई पेमेंट करता है पेई को, चेक में बैंकर पे करता है जिसके हाथ में भी चेक होता है उसको। एक्सेप्टेंस का बात करें, एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं है, और ना ही चेक में एक्सेप्टेंस का जरूरत है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में याद करो, ड्रॉवर यानी कि मेकर बिल बनाकर देता है और ड्रॉई साइन करके एक्सेप्ट करता है। जबकि प्रोमिसरी नोट में जो पेमेंट करेगा वो सिर्फ साइन करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों का साइन लगता है। तो ये बात याद रखना है कि अगर आफ्टर साइट है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी है, बाकी दोनों में नहीं है। नंबर 4, लायबिलिटी। मेकर का लायबिलिटी प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेकर का प्राइमरी और एब्सोल्यूट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर का कंडीशनल है और सेकेंडरी है। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा तब ड्रॉवर जिसको इंडोर्स किया है वो समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बिल बनाया तो ए हुआ ड्रॉवर, बी हुआ ड्रॉई जिसको पेमेंट करना है, एक्सेप्टर। तो पहला जिम्मेदारी तो बी का है। पहले मानो ए जो बिल ड्रॉ किया था वो दे दिया सी को, इंडोर्स कर दिया, अब सी को पैसा चाहिए, तो पहले सी किसके पास जाएगा भैया? पहले उसको पेमेंट मिलना है बी से। अगर बी नहीं देता है तो तब ए का जिम्मेदारी आएगा जो कि सेकेंडरी है। पहले किसका है? प्राइमरी। भैया प्राइमरी है ड्रॉई का। ओके, सेकेंडरी के साथ साथ कंडीशनल है कि अगर ओरिजिनल ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है तब ड्रॉवर को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 बात हम लोग को ध्यान में रखना। नोटिस ऑफ डिसऑनर कि भैया, अच्छा उससे पहले ये तो हम लोग समझ गए भैया कि बिल ऑफ एक्सचेंज वाला ड्राइंग बनाया, उसमें कंडीशनल होता है ड्रॉअर का, पहला जिम्मेदारी ड्रॉई का होता है। चेक का क्या सीन? इसमें भी ड्रॉअर का जिम्मेदारी कंडीशनल है। ठीक है, अगर बैंकर पेमेंट नहीं देता है, बैंक से पेमेंट नहीं मिला उस बंदा को, तब ना ड्रॉअर अपना जेब से देगा। ड्रॉअर तो बैंक को ऑर्डर दिया, बैंक पेमेंट नहीं दिया, गुस्सा होकर आया ड्रॉ इसके पास जिसको पे ही था। ठीक है, ऐसे समझो। रुको एग्जांपल देखते हैं। ये है ए, ये एक चेक दिया साइन करके बी को। ठीक है, मस्त साइन मार के दे दिया। अभी बी को पेमेंट चाहिए। बी क्या किया? बैंक गया, बैंक को बोला बैंक ये ले चेक, हमको पेमेंट दे। बैंक बोला हम पेमेंट नहीं देंगे। तो अब बी वापस जाएगा ए के पास कि भाई हमको पेमेंट दो। तो ए पेमेंट कब देगा? इसकी जिम्मेदारी कब है भैया? बाद में है, सेकंड जिम्मेदारी है, सेकेंडरी है, कंडीशनल है। पहला जिम्मेदारी किसका है भैया? बैंक का है। बैंक नहीं दिया, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा, तब ए को समझना होगा। अच्छा, डिसऑनर का नोटिस किसमें जरूरी होता है भैया? सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरी होता है बिल में, चेक में और
प्रोमिसरी नोट में डिसऑनर का नोटिस जरूरी नहीं है। भैया अगर चेक डिसऑनर होगा तो नोटिस देना जरूरी नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? हम लोग तो ये सुने कि चेक अगर डिसऑनर होता है, बाउंस होता है, तो आगे वाला का अकाउंट से पैसा कटता है। बिल्कुल हाँ, बट उसको नोटिस देने का जरूरत नहीं है। वो पैसा कटना ही खुद में एक नोटिस का तरीका है। अगर हम तेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल, तो मेरा नाम पे एक चेक दिए, ठीक है, हम पेमेंट लेने के लिए गए, आगे वाला बैंक बोल रहा है सर इसका बैंक में तो चेक नहीं, इसके अकाउंट में तो पैसा नहीं। हम बोले जा, उसका अकाउंट में पैसा कट चुका है। क्यों? क्योंकि चेक बाउंस हुआ है। अगर चेक बाउंस होता है तो जिसका बैंक अकाउंट है उसका बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, इसीलिए चेक में जरूरी नहीं है। और प्रोमिसरी नोट ये तो वादा है ना पेमेंट करने का, इसमें डिसऑनर होने वाला सीन ही नहीं है, इसमें तो बैंक में जाने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरत होता है ये बताने का कि डिसऑनर हो गया है, और इसके लिए हम लोग एक एंट्री भी पास करते हैं जो हम लोग बिल्स पेएबल वाला चैप्टर में सीखे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पेएबल कब होता है? भैया प्रोमिसरी नोट इज पेएबल ऑन डिमांड या फिर टाइम, जबकि चेक जो है ऑन डिमांड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ऑन डिमांड और स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, चेक हमेशा ऑन डिमांड होगा, इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं लगेगा। बाकी प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड भी हो सकता है, आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम भी हो सकता है। दोनों में एक बात याद रखना है बिल्स और प्रोमिसरी नोट में, कि इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड और इवन आफ्टर सर्टेन पीरियड। जिसके हाथ में चेक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेक चेक बिल है, बिल तुम किसी और को इंडोर्स कर दिया, ठीक है, तो अब उसको तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ड्रॉ किया बिल, साइन करके वापस बिल जो है ए के पास आ गया, ए बिल दे दिया सी को, बोला 3 महीने बाद जाना। सी 2 महीने बाद जा रहा है और बोल रहा है बी को, बी हमको तुम पेमेंट दो। बी नहीं देगा। कौन देगा इस केस में? भैया बैंक देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया? डिस्काउंटिंग। अगर समय से पहले जाके सी पैसा निकालता है तो बी के अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, बैंक अपनी जेब से देगा, लेकिन वो डिस्काउंट कर देगा, यानी कि कुछ अमाउंट काट कर देगा। ठीक है, क्रॉसिंग, ये आज हम लोग बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। तो क्रॉसिंग सेल्फ और सेल्फ चेक का होता है, और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रॉस नहीं होता है, क्रॉसिंग सिर्फ और सिर्फ चेक का होता है। भैया नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर, अगर डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस किस में लगता है? हम लोग बिल्स में पढ़े हैं, सिर्फ बिल्स में लगता है बस, क्योंकि वहां पे प्रूफ करना है कि डिसऑनर हुआ है। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना, नोटिस ऑफ डिसऑनर कहाँ पे? बिल्स में। तो नोटिंग चार्जेस भी सिर्फ बिल्स में, चेक में नहीं लगेगा, प्रोमिसरी नोट में नहीं लगेगा। ग्रेस पीरियड किस में मिलता है? भैया बिल्स में मिलता है। हाँ, कभी कभी प्रोमिसरी नोट में भी मिलता है, चेक में कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये कभी भी टाइम के ऊपर पेबल नहीं होता है चेक। देखो, प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड या फिर टाइम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड या फिर टाइम, बट चेक का ओनली ऑन डिमांड है, टाइम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसीलिए चेक में कभी भी ग्रेस पीरियड नहीं लगता। लास्ट में अदर फीचर्स सेम है, नंबर, डेट, प्लेस उतना जरूरी नहीं है, स्टैंप होना जरूरी है। हाँ, चेक को स्टैंप करना जरूरी नहीं है, साइन होना जरूरी है, सब छोटा मोटा बात है। तो टोटल मेजर डिफरेंस तुम लोग का 9 का 9 है। फटाफट एक बार चैट में बताओ सब समझ में आया कि नहीं, देखकर अच्छे से। कोई भी डाउट है हमसे पूछो।
सब अच्छे से सारे पॉइंट्स को देख लो। ओके, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 4, 2 पॉइंट में। पॉइंट नंबर 6 में फिर से सुनो, हम तुमको एक प्रॉमिसरी नोट दिया, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम जब हमसे फॉर एग्जांपल हम तुमसे कोई सामान खरीदे, ठीक है, तुम बोली भैया पेमेंट करो, हम बोले पैसा तो नहीं है, लो हम लिख कर दे रहे हैं, आई प्रॉमिस टू पे, तुम्हारा नाम, अ सम ऑफ रुपीज इतना। अब इसके बाद दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, ऐसे होता है, आई प्रॉमिस टू पे, जिसको पेमेंट करेंगे उसका नाम, अ सम ऑफ रुपीज मानो 500। अब इसके पास मेरे पास दो ऑप्शन, ऑन डिमांड कर दें या फिर आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ कुछ भी कर दें, कोई भी टाइम दे इस डेट के बाद। तो जब टाइम का कॉन्सेप्ट होता है ना, तब हम लोग ग्रेस डेज भी दे सकते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट मतलब 3 मंथ 4 मंथ, ऑन डिमांड तो हो ही सकता है। ये दो ऑप्शन, तो प्रोमिसरी नोट में ये दो ऑप्शन होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम लोग पढ़े ही हैं, दोनों ऑप्शन होता है, आफ्टर साइट होता है, तो उसमें मतलब जब भी देखे उसके 3 महीना बाद। लेकिन चेक में तुम लोग कभी ऐसा सोचा है कि 3 महीना बाद चेक का पेमेंट होता है, या फिर चेक में डेट होता है? नहीं, चेक में कभी भी टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, चेक में हमेशा ऑन डिमांड ही होगा। ओके, एंड पॉइंट नंबर 8 उसी से जुड़ा हुआ है कि तुम खुद समझो, नोटिस क्या होता है। अगर तुम चेक लेकर बैंक में गई, तुमको अगला आदमी पेमेंट नहीं दी, ठीक है, तो जिसका अकाउंट था उसको नोटिस जाना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल ये है रिदम, ठीक है, रिदम गई आईसीआईसीआई बैंक में, बोली विनय भैया मेरे को चेक दिए हैं तो उसका पेमेंट लेना है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पैसा नहीं दिया। तो सवाल उठता है, क्या आईसीआईसी या फिर रिदम ये लोग कोई भी हमको नोटिस भेजेगा कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है? भैया वैसा कोई स्पेशल नोटिस भेजने का जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई आपको एक मैसेज देगा जिसमें आपका अमाउंट से बैंक से कुछ पैसा डिडक्ट होगा। क्यों? मानो मेरा बैंक में था 300 रुपया और हम इसको 500 का चेक दे दिया, तब तो डिसऑनर ही होगा ना, मेरा ऑलरेडी कम पैसा है, तुमसे ज्यादा का चेक दे दिए, तब डिसऑनर हो जाता है। और 300 से फिर मानो 50 रुपीज कट होकर 250 रुपया हो जाता है, इसको बोलते हैं नोटिस देना। तो ये लोग मैसेज के तौर पे देता है, ये लोग स्पेशल नोटिस नहीं देता। स्पेशल नोटिस सिर्फ और सिर्फ बिल में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? देखो, नोटिस यहाँ पे क्यों जरूरी होता है भैया, ताकि कल को जब हम केस करें किसी के ऊपर कि यार इसका बिल लेकर गए थे, बैंक हमको पैसा नहीं दिया, तो वो बोलेगा प्रूफ दो, हम बोलेंगे देखो हम उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर दिए हैं, नोटिस ऑफ डिसऑनर यहाँ पे नेसेसरी है। बैंक में नहीं होता है, क्यों? बैंक भैया मैसेज भेज देता है। प्रोमिसरी नोट में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोमिसरी नोट है, प्रॉमिस टू पे है, तो वादा तोड़ने पे ऐसे उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। बट बिल में नोटिस का जरूरत होता है ताकि हम कोर्ट में गवाह पेश कर सकें। Is it clear to all of you now? फटाफट चैट में बताओ यस या नो। क्लियर नहीं है तो फिर हम दूसरा एग्जांपल यूज करेंगे। ओके भैया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। दो टाइप का लायबिलिटी होता है, एक होता है प्राइमरी लायबिलिटी, यानी कि पहला जिम्मेदारी किसका है, एक होता है सेकेंडरी लायबिलिटी। अगर ये अपना जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तब
सेकेंडरी लाइबिलिटी जिसके ऊपर है उसके ऊपर आएगा, ठीक है। ओके, प्राइमरी लाइबिलिटी मतलब पहले किसका जिम्मेदारी आता है, तुम ही लोग बताओ हमको। प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, हम वादा कर रहे हैं कि हम तुमको पैसा देंगे, तुमको हम ये वादा लिख कर दिए, तुम ये वादा जो पेपर था किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तीन पार्टी है, एक तो हम, ठीक है, दूसरा तुम, और तीसरा तुम जिसको इंडोर्स। अभी मानो रिदम ये प्रॉमिसरी नोट दी है श्रुति को, सिंपल। श्रुति गई, मेरे पास आई, बोली भैया पेमेंट दीजिए, हम पेमेंट नहीं दिए। पहले श्रुति किसके पास आई, मेरे पास। हम कौन थे, ड्रॉवर। अब हम पेमेंट नहीं देंगे तो वो किसके पास जाएगी, हम मेकर थे, हम बिल बनाए थे, अगर हम पेमेंट नहीं देंगे तब वो किसके पास जाएगी भैया, वो रिदम के पास जाएगी। तो सेकेंडरी लाइबिलिटी आता है रिदम का, यानी कि इंडोर्सर का, यानी कि ड्रॉई का, ठीक है। ये सीन हुआ प्रॉमिसरी नोट का। देखो, मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। इन केस अगर जैसे हम लोग का केस में 3 जन हो गया था, अगर 3 जन नहीं होगा 2 जन होगा, मानो हम रिदम को प्रॉमिसरी नोट दिए, रिदम को हम पेमेंट नहीं दिए, तो सीधे मेरे पे केस होगा। लेकिन अगर इंडोर्स होता है तब हम लोग डिपेंड करता है कि रिदम श्रुति केस करेगी रिदम के ऊपर, क्यों, ये इंडोर्स हो गया है। अभी देखो बिल का भी समझाते हैं। मानो तस्कीन है, ठीक है, तस्कीन हमको एक बिल दी, हम साइन करके तस्कीन को वो बिल वापस कर दिए। अभी क्या हुआ, तस्कीन को हम बोले तस्कीन 3 महीना बाद जाके तुम पेमेंट ले ले। तस्कीन ये सेम बिल दे दी अंजलि को, बोली अंजलि तुमको पेमेंट करना था हमको, मेरे पास कैश तो नहीं है, भैया का बिल है, तुम जाकर 3 महीना बाद ले लो। अंजलि 3 महीना बाद बैंक में गई, बैंक वाला बोला कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है। तो पहले अंजलि किसके पास गई, मेरा बैंक के पास, मेरे से पैसा मांगी, तो मेरा लाइबिलिटी क्या हुआ, प्राइमरी। और अब अगर हम पैसा नहीं देंगे तो क्या ये बिना पैसा का घूमेगी अंजलि, नहीं, अंजलि जाएगी वापस तस्कीन पास और बोलेगी तुम पैसा दो। तो तस्कीन का लाइबिलिटी क्या हुआ, सेकेंडरी प्लस कंडीशनल। क्या है कंडीशन, कंडीशन है कि अगर प्राइमरी लाइबिलिटी यानी कि जो मेकर है वो पेमेंट नहीं देता है, तब जो इसका पेमेंट देने वाला सेकंड पार्टी है, यानी कि हम लोग का केस में तस्कीन, वो पेमेंट देगी। देखो, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज कंडीशनल। तस्कीन ड्रॉवर थी, हम एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई थे, और अंजलि इंडोर्सी थी, अंजलि को पेई थी बोले तो उसको पेमेंट मिलना था। तो ड्रॉवर का कंडीशनल है, हाँ भैया, सेकेंडरी है, हाँ भैया, प्राइमरी किसका है, ड्रॉई का, ठीक है, जिसको पहले पहले पेमेंट देना है। ये हुआ इसमें। अच्छा, चेक में क्या है, चेक में देखो, मानो ए है, बी है, ए बी को चेक दिया, बोला भाई इसको तुम मेरा कैनरा बैंक में ले जाके दिखाना, तुमको पेमेंट मिल जाएगा। बी कैनरा बैंक में गया पैसा वो दिखाने के लिए, बट पेमेंट नहीं मिला बी को, बैंक पैसा नहीं दिया। अब बी किसके पास जाएगा, मेरे पास। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है भैया, कैनरा बैंक का है, हमारे बैंकर का है। और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है भैया, मेकर का। देखो प्राइमरी, देखो ड्रॉवर का क्या है, कंडीशनल है, सेकेंडरी है, अगर बैंक पेमेंट नहीं करेगा तो उसके बाद ड्रॉवर को पेमेंट करना होगा। अब तीनों केस क्लियर है सबको, यो कर दो फटाफट। इज इट क्लियर ना, ओके। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। सिर्फ और सिर्फ चेक क्रॉस हो सकता है। सिंपल वर्ड में भैया क्रॉसिंग क्या होता है, मानो ये एक है चेक, ठीक है, ये है ICICI बैंक का चेक। सिंपल वर्ड में बोले क्रॉसिंग हो गया, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन खींचना। ये अलग अलग टाइप से होता है, हम एकदम जनरल वाला सिखा है, 2 अलग अलग लाइन खींचना,
ठीक है, अब इसका रूल क्या है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे साइन होता है, ठीक है। इसका रूल है कि मानो हम ये चेक दिए रिदम और बोले रिदम तुम इसको आईसीआईसी बैंक ले जाना, वो लोग तुमको पेमेंट दे देंगे। नॉर्मली अगर ये दो लाइन नहीं होता, यहाँ पे क्रॉसिंग अगर नहीं होता तो क्या होता, रिदम चेक देती बैंक में, रिदम के पास ऑप्शन होता या तो वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में डलवाती या फिर वो हाथों हाथ काउंटर पे पैसा मांग लेती। ठीक है, बैंक जाएगी, बैंक में काउंटर में एक आदमी बैठा रहेगा, उससे ये पैसा मांग लेगी, वो इसको पैसा चेक लेकर दे दे। लेकिन अगर चेक क्रॉस होता है तो काउंटर पे पेमेंट कभी भी नहीं मिलेगा, पेमेंट अकाउंट में आएगा, सीधे अकाउंट ट्रांसफर होगा, कभी भी कैश नहीं मिलेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर क्रॉस किए हैं तो तुमको कैश काउंटर पे नहीं मिलेगा, पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अभी भैया इसका क्या फायदा है और कितने प्रकार के ये होते हैं, हम लोग ये सीखते हैं। सबसे बेसिक हम लोग सीख गए भैया कि दो डायगोनल लाइन, ठीक है, दो डायगोनल पैरेलल लाइन ऐसे करके, ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन चेक पे जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ द चेक। ठीक है, क्रॉसिंग क्या है भैया, इसको हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इट इज अ डायरेक्शन टू द बैंकर नॉट टू पे द मनी अक्रॉस द काउंटर। बैंकर को डायरेक्शन है कि तुम कैश नहीं देगा, तुम सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा पैसे। ठीक है, तुम उसको कैश नहीं देगा, क्रॉस करने का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, प्रोटेक्शन देता है ये ओनर को, जो जिसका चेक है उसको ये प्रोटेक्शन दिया। फॉर एग्जाम्पल मानो रिदम को हम क्रॉस करके नहीं देते, रिदम से ये चेक खो जाता, किसी के भी हाथ में ये चेक आएगा, वो जाके पैसा निकाल लेगा, लेकिन हम इसको क्रॉस कर दिए। अब किसी के भी हाथ में ये पैसा आया, ये चेक आया, वो अपने अकाउंट पे ट्रांसफर कराएगा, तो हम ट्रेस कर सकते हैं ना, हम देख सकते हैं ना कि रिदम से चेक होकर किसके हाथ में गया। क्यों, हमको पता है, हम उसका सीधे अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे, कौन सा बैंक में है, एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड सब मिल जाएगा उसका। लेकिन अगर क्रॉस नहीं होता, वो कैश लेता और चुपके से निकल जाता, कोई उसको पकड़ नहीं पाता। तो ये क्या करता है भैया, ये प्रोटेक्शन देता है ओनर ऑफ द चेक। क्यों, काउंटर में इसका पेमेंट होगा नहीं, इसको तो अकाउंट से पेमेंट करना है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा। तो अगर ये मिस यूटिलाइज होता है, मिस हैंडल होता है, तो हम लोग इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अच्छा भैया, जो चेक क्रॉस होता है उसको क्रॉस चेक बोलते हैं, जो क्रॉस नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, ओपन चेक। दो वर्ड होता है, एक होता है ओपन चेक, होता है क्रॉस चेक। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग, इससे बहुत सारा सवाल होता है। पहले तो तुम लोग हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, क्रॉसिंग क्या होता है। किसी को कोई डाउट कि क्रॉसिंग क्या होता है? अगर डाउट नहीं है तो यो मैसेज कर दो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डाउट नहीं है यो मैसेज करो, डाउट है पूछो। ठीक है भैया, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग है सेक्शन 123 में। भैया क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शंस को याद करना है, जितना कम याद करो उतना बेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा। आई रिकमेंड वो दोनों याद करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये सब याद मत करना। हाँ, प्रोमिसरी नोट, चेक और बिल्स, ये तीनों का डेफिनेशन सेक्शन 4, 5, 6, ये तीनों सेक्शन याद करना है। दैट्स इट। ओके, बैक टू द पॉइंट। जनरल क्रॉसिंग क्या होता है भैया, नॉर्मल जो क्रॉसिंग करे, दो पैरेलल लाइन बना, ठीक है। अभी अलग अलग टाइप से हो सकता है, हम कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर हम लिख देंगे एंड कंपनी ऐसे करके, AND और पूरा स्पेलिंग, या फिर हम साइन में लिख देंगे एंड कंपनी, देखो सी नंबर, या फिर हम डी में लिख देंगे नॉट नेगोशिएबल। अच्छा, नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या होता है भैया, नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफर। अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉट नेगोशिएबल का ये मतलब नहीं है कि वो ट्रांसफर नहीं होगा, ये बस क्रॉसिंग का एक तरीका है। भैया ऐसा क्यों, इसको लिख ही क्यों रहे हैं, ये तरीका फॉलो होते हैं। याद रखो मेरा वर्ड को ध्यान से, अगर चेक ट्रांसफर नहीं होगा तब तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका रूल है
कि ये चीज आराम से ट्रांसफर हो सकता है इन्फिनाइट टाइम तक, है ना। तो नॉट नेगोशिएबल खाली एक तरीका है ये बताने का कि इसका क्रॉसिंग हुआ। बहुत बार लिखते हैं पेईज अकाउंट, या फिर बहुत बार लिखते हैं अंडर रुपीज और अमाउंट, ये सब जनरल टाइप का क्रॉसिंग है। इसमें क्या स्पेशल है, ये देखो ऐसा क्या नया है जनरल क्रॉसिंग में। एंड कंपनी लिख दिए, कोई एब्रीविएशन लिख दिए, दो पैरेलल लाइन सिंपली ड्रॉ किए हैं, नॉट नेगोशिएबल लिख दिए, ठीक है, तब जनरली हम लोग उसको क्रॉस करते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है दोनों लाइन पैरेलल हो। दूसरा बात का ध्यान रखना है कि जहां पे लिखावट है वहां पे हम लोग दो लाइन नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइन किए, यही दो लाइन खींच देंगे, चेक बर्बाद हो गया। वहां दो लाइन खींचेंगे जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह है चेक में, ओके ठीक। अच्छा, और जनरली लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। और वर्ड्स एंड कंपनी या फिर एंड कंपनी ऐसे साइन में मे बी रिटन बिटवीन द ट्रांसवर्स लाइन, बट दीज वर्ड्स आर नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं होता है। खाली ये ए वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये काफी है, ये इनफ है। लेकिन बहुत बार प्रैक्टिस होता है इस तरीके से करने का कि कोई कंपनी पेमेंट करा दिखाने का, तो इसको इस रूल में डाल दिया गया कि ऐसे भी भाई अलाउड। फिर द वर्ड नॉट नेगोशिएबल मे बी एडेड बट दे themselves do not constitute crossing। नॉट नेगोशिएबल खाली एक तरीका है लिखने का, यहाँ पे ये कुछ नया नहीं बता रहा है। जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है भैया, ये बैंकर को डायरेक्शन है कि तुम इसके अकाउंट में पैसा डाले। देखो, when a check is crossed generally the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker। एक बैंक से दूसरा बैंक में, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में ही जाएगा। ये काउंटर पे कैन नॉट बी पेड, इसको काउंटर पे पेमेंट नहीं दे सकते हैं। द पेमेंट शुड बी मेड थ्रू एन अकाउंट ओनली, दस द जनरल क्रॉसिंग गिव्स प्रोटेक्शन एंड अवॉइड फ्रॉडुलेंट विथड्रॉल्स। फ्रॉड से बचाने का तरीका है ये, ठीक है श्रुति, 2 मिनट दे, हम समझा रहे हैं। It is the liability of the paying banker to verify proper payment in proper account। ये बैंक का जिम्मेदारी है कि वो देखे प्रॉपर अकाउंट में प्रॉपर पेमेंट जा रहा है। 5,000 का पेमेंट इसका अकाउंट में जाना है, तो ये बैंक का जिम्मेदारी है कि वो देखे, ठीक है। इस पेमेंट को हम लोग पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं बोलते हैं। अगर क्रॉस करके जनरली हम लोग चेक को अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, ठीक है। द बैंक इज आंसरेबल टू हिज कस्टमर। बैंक अगर कुछ गलती करता है, किसी और के अकाउंट में भेज दिया या फिर 5,000 की जगह 50,000 भेज दिया, तो सीधे हम लोग बैंक से सवाल करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये था जनरल क्रॉसिंग। अब आते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। हमको याद है श्रुति तेरे नॉट नेगोशिएबल बताते हैं इसके बाद। वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ अ बैंकर ईदर with or without the word not negotiable, that addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed specially and to be crossed to that bank। ठीक है, सिंपल वर्ड में। सबसे पहले भैया हमसे पूछा गया कि ये नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है, हमको समझ में नहीं आया। कुछ भी मतलब नहीं है, ये बस एक प्रैक्टिस है। इस तरीके से लोग शुरुआत से काम करते आ रहे हैं, तो आज भी ऐसे ही काम होता है बस, और कुछ मत दिमाग लगाओ। नॉट नेगोशिएबल का यहाँ पे लिखने का मतलब है कि तुम इसको काउंटर पे पेमेंट मत करना, इसका बैंक अकाउंट में देना। ये नॉर्मल चेक जैसा है, ये इंडोर्स हो सकता है, हम तुमको दिए, तुम किसी और को दी, वो किसी और को दिया, चलेगा, बस काउंटर पे पेमेंट नहीं हुई। अब हम लोग सीख रहे हैं कि भैया स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है। उसमें भी 2 लाइन बना, लेकिन 2 लाइन के अंदर या तो लिख सकता है आईसीआईसीआई बैंक, या फिर दोनों लाइन के नीचे में लिख देगा आईसीआईसीआई बैंक। अब क्या है, इस चेक को हम और कोई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट का चेक को ऐसे सुंदर से क्रॉस करके उसी का नाम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिए आईसीआईसीआई बैंक में ही पेमेंट हो, हम ये तुमको दिए। अब तुम बोल रही हो भैया मेरा तो आईसीआईसीआई में अकाउंट है नहीं, हम बोलेंगे खुलवाओ। तुम जाके अकाउंट खुलवाएगी, वहां पे मिनिमम बैलेंस है 10,000 रुपया, और इस चीज के लिए हम कमीशन उठा सकते हैं। ये सब ट्रिक होता है बैंक्स का। स्पेशल क्रॉसिंग जनरली 2 टाइम पे होता है। पहला तो बहुत ज्यादा पैसा है, एकदम सेफली काम करना है,
तब स्पेशल क्रॉसिंग की कि भाई तुम इस बैंक में ही पैसा निकाल सकते। दूसरा, हम जानते हैं कि आगे वाला तुरंत अकाउंट खुलवा लेगा, उसके पास बहुत पैसा है और इस चीज के लिए हम बीच में थोड़ा कमीशन भी कमा सकते हैं, तो हम स्पेशली क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, सिंपली इसमें क्या है भैया, नॉर्मली अगर चेक हम लोग कैनरा बैंक का दिए आप, तो आप उसको कोई और अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। मानो आईसीआईसी का अकाउंट में ट्रांसफर कराना है, करा सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली क्रॉस्ड है तो उस जिस बैंक का नाम तुम वहां पे लिख दिया, उसी में वो बैंक इन कैश होगा, उसी से तुम्हारा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल ट्रांसफर लाइन जरूरी नहीं होता। जो बैंक का नाम है वो क्रॉसिंग के अंदर लिखना भी उतना जरूरी नहीं है, बस बैंक का नाम स्पेशली वहां पे लिखा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पेई, ये सब जो है नॉर्मल प्रैक्टिस है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत। ठीक है भैया, स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या? सेम, फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। बैंक को बोल दिए हम कि तुम हरे अकाउंट में इसका तुम्हारे बैंक, फॉर एग्जांपल हम आईसीआईसीआई बैंक को बोल रहे हैं, आईसीआईसीआई तेरे बैंक में इसका एक अकाउंट है, वही वाला अकाउंट में पैसा डालना और कहीं पैसा नहीं डालना। ठीक है, if a check specially crossed on particular bank and if such check is presented in another bank, पेमेंट नहीं मिलेगा। तुम आईसीआईसीआई का क्रॉस्ड चेक को लेके जा रहे हो कैनरा बैंक, पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं। स्पेशल क्रॉसिंग ज्यादा प्रोटेक्शन देता है जनरल क्रॉसिंग के मुकाबले। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, बैंक का नाम लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर मेंशन कर देंगे, साइन वगैरह भी होगा, तो यहाँ पे तो फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है। इन केस अगर हो भी गया तो तुरंत डिटेक्ट। जनरल क्रॉसिंग में हम तुमको कैनरा का चेक दिए, तुम बैंक गई, कैनरा वालों को बोली भैया मेरा अकाउंट तो एसबीआई में, तो उसमें आप ट्रांसफर कर दो, चलेगा। स्पेशल क्रॉसिंग में हम तुमको कैनरा का चेक दिए, वहां पे लिख दिए एसबीआई नहीं, एसबीआई कैनरा, तो अब तुम बोल रही हो उसको सर मेरा तो क्या एसबीआई में अकाउंट है, आप ट्रांसफर कर दीजिए। वो बोलेगा सॉरी मैम, ये स्पेशली क्रॉस है, इसको हम अपने ही बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कैनरा टू कैनरा ही ट्रांसफर हो। वो बोली तुम बोली कि भैया मेरा तो अकाउंट है नहीं, हम क्या करें? मैम आप अकाउंट खुलवाइए। तो अब तुमको अकाउंट खुलवाना होगा और कैनरा टू कैनरा ही ट्रांसफर होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यो करो, कहीं भी डाउट है? फटाफट यो करो। ठीक, कम आया यो, बहुत जन नहीं किया, तस्कीन ने की, अंजलि ने की, श्रुति शर्मा ने की। तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया? ठीक है भैया, हमको क्रॉसिंग क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है समझ में आ गया, लेकिन वो अकाउंट पे एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल, इसमें अभी भी डाउट। चलो उससे डील करते हैं। ये जो है अकाउंट पे ई क्रॉस, हम लोग बहुत बार लिखते हैं, ऐसे लिखेगा A/C और फिर लिख देगा पे, या फिर पूरा वर्ड में लिखेगा अकाउंट पे, या फिर लिख देगा अकाउंट पे ही ओनली। इसका क्या मतलब? ये बस तरीका है, शुरुआत से ऐसे यूज होते आ रहा है, तो अब लॉ में कुछ इसको लेके स्पेशल नहीं बोला, बोला अगर ऐसे भी लिखा है तो ठीक। बहुत जन ऐसे लिखते आ रहे हैं, तो क्यों बदले भाई? और ये इंग्लिश का जमाना से होते आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये बस एक तरीका है, नया तरीका है लिखने का, इसका कोई मतलब नहीं होता। जो बाकी चेक है वही चेक, ये चेक का मतलब। ठीक है, अच्छा, सिंपली एक नॉर्मल डायरेक्शन है बैंक को कि तुम ये चेक इस अकाउंट पेई को दे देना, मतलब इसके अकाउंट में देना, इस पेई के अकाउंट में देना, इसका ये मतलब है। इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको भी वैसा ही प्रोटेक्शन मिलता है।
अगर इसमें भी बैंक का गलती से किसी और का अकाउंट में चल जाए तो बैंक हम लोग को कंपनसेशन देगा। ये सेफ मेथड है, ठीक है, नॉर्मल तरीका है। भैया नॉट नेगोशिएबल तो बड़ा कंफ्यूजन, सिंपल वर्ड में यहाँ हाईलाइट कर लो ये वाला पैराग्राफ, द वर्ड नॉट नेगोशिएबल डू नॉट मीन नॉट ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये नहीं है नॉट ट्रांसफरेबल। अगर ऐसा कुछ होता तो द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब क्या है भैया? इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफर, वो डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग बहुत बार ट्रांसफर करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये बस एक तरीका है लिखने का, दैट्स इट, ठीक है। ये एक वार्निंग है कि तुम अगर बैंक को वार्निंग दे रहे, बैंक इसको कैश मत देना, इसका अकाउंट में ट्रांसफर करना, तुम कुछ गलती किया हम तेरा बैंड बजाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नया, ठीक है। बेटर टाइटल मिलता है, थोड़ा सिक्योर हो जाता है ऐसे हम करते तो काम। द ट्रू ओनर इज प्रोटेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग, ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है अगर हम ऐसे करके कुछ लिख दे रहे हैं, नॉट नेगोशिएबल। अब इसके अंदर तुम आईसीआईसीआई बैंक लिख सकता है, इसको स्पेशल क्रॉसिंग दे सकता है नहीं भैया, तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिल गया। अगर यहीं पे ये खाली रहता, यहीं पे ये खाली रहता तो चांसेस था ना कि तू कुछ भी लिख दो, तो उस चांसेस से बचा जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये चोरी भी होता है तो करेक्ट ओनर के पास आराम से आ जाता है। इफेक्ट भैया बेटर प्रोटेक्शन है, थर्ड पर्सन इसको कैश में नहीं ले सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बैंक का गलती हुआ तो हम लोग को बैंक कंपनसेशन देगा। अच्छा डबल क्रॉसिंग क्या होता है? मानो एक चेक को हम लोग स्पेशली क्रॉस किए कि भाई मानो चेक को हम बोले कि तुम एसबीआई बैंक में ही लेना, ठीक है। अभी क्या हुआ, एसबीआई बैंक के पास पैसा था नहीं, 3 करोड़ का चेक एसबीआई बैंक के पास, तो एसबीआई बैंक एक थप्पा मारेगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तुम आंध्रा बैंक जाके ले लो, हम उसको बोल दिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देगा एज एजेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। मतलब कि अब एसबीआई से पेमेंट नहीं मिलेगा, एसबीआई बोला तुम आंध्रा से जाके, भैया इसमें हम जो है जो चेक को स्पेशली क्रॉस करके दिए ये केस कर सकता है नहीं। फॉर एग्जांपल हम चेक क्रॉस करके दिए मानो तस्कीन, स्पेशली क्रॉस था कि तुमको एसबीआई से ही पेमेंट दें, तस्कीन गई एसबीआई, एसबीआई बोला यार ये तो 7-8 करोड़ का कैश मतलब अकाउंट ट्रांसफर है, मेरे पास उतना नहीं है। एसबीआई बोले काम करो तुम आंध्रा चल जाओ, तस्कीन बोली हम आंध्रा कैसे चल जाए, ये तो स्पेशली क्रॉस चेक है, अब हमको नया चेक लेना होगा। ये लोग बोला नहीं, ये लोग ऐसा एक स्टैंप मारेगा, ये स्टैंप पे लिखा रहेगा एसबीआई ट्रांसफर टू आंध्रा बैंक, अब तुम आंध्रा जाओगी वहां पे ये दिखाओगी तुमको पेमेंट मिल जाएगा, दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं डबल क्रॉसिंग। 2 बार स्पेशल क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं? डबल क्रॉसिंग। वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली, द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड may again cross it specially to another banker, दूसरा बैंक का भी नाम दे सकता है कि भाई तुम मेरे एजेंट जैसा काम कर, इसका थोड़ा पेमेंट कर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डबल क्रॉसिंग, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेशल क्रॉसिंग, दैट्स। इसका इफेक्ट क्या है भैया? ये जनरल पब्लिक को ना नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट में ही डबल क्रॉसिंग हो सकता है, ठीक है। बाकी भैया कोई नॉर्मल 500,000 का पेमेंट के लिए होगा या फिर 2-4 करोड़ का पेमेंट के लिए नहीं, बहुत बड़ा पेमेंट के लिए ही डबल क्रॉसिंग होता है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है जहां पे छोटा सा जगह बचेगा, ठीक है। बहुत बार चेक के पीछे भी हो सकता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी एक बार हम लोग क्रॉस कर दिए आईसीआईसीआई से, तो इसके ऊपर थप्पा मार देंगे, नहीं, चेक के पीछे थप्पा मार, दैट इज इनफ, ओके। अच्छा मानिए एक चेक को हम लोग स्पेशली क्रॉस किए, ठीक है, और द बैंकर ऑन whom it is drawn रेफ्यूज कर सकता है क्या उसको? बिल्कुल। अगर हम एसबीआई को किए और एसबीआई ये थप्पा नहीं मारा है और हम फिर आंध्रा बैंक में जाके दिखा रहे हैं, आंध्रा बैंक इसको रेफ्यूज कर सकता है, ठीक है। अगर तुम इसको फिर से क्रॉस कर रहा है, तुमको फिर से साइन करना जरूरी है और फिर से स्पेसिफाई करना जरूरी है। अच्छा भैया चेक को कौन क्रॉस कर सकता है ये बताइए? द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली, फॉर एग्जाम्पल कहीं से कोई चेक मेरे पास इंडोर्स होते आए, हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस वो जनरली क्रॉस्ड होना चाहिए, स्पेशली क्रॉस्ड होगा तो फिर हम उसको कैसे ही फिर से क्रॉस करें। वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली, होल्डर में ऐड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, हम बताए थे, मानो ऐसे हो गया तो तुम इसमें नॉट नेगोशिएबल लिख देगा ताकि आगे वाला घपला ना कर सके और ये ज्यादा सेफ हो जाए।
where a check is crossed specially, the banker to whom it is crossed may again cross it specially to another banker. ये तो हम लोग पढ़े ना, डबल क्रॉसिंग, ये वही बता, डबल क्रॉसिंग। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए क्रॉसिंग क्या होता है। नॉर्मली दो टाइप का क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग के अंदर कुछ कुछ वर्ड लिखा जाता है, वो वर्ड का कोई वैसा स्पेशल मतलब नहीं है, वो बस सेफ्टी बेटर प्रोवाइड करता है। हम लोग सीख लिए डबल क्रॉसिंग या फिर सेकंड क्रॉसिंग क्या होता है, और वो बड़ा बड़ा अमाउंट के लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं। चेक कौन क्रॉस कर सकता है भैया? होल्डर क्रॉस कर सकता है। क्रॉस करके उसको उसमें नाम लिख सकता है नॉट नेगोशिएबल। एक बैंक फिर से क्रॉस करके किसी और बैंक के लिए भेज सकता है अगर उसके पास पेमेंट करने के लिए उतना पैसा नहीं है। दैट्स इट। इसी के साथ हम लोग का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म होता है। ओके, इस चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। हम अच्छे से फिर से बता रहे हैं, ग्रुप में मैसेज भेज देंगे। 25 अप्रैल 2021 इस दिन होगा तुम लोग का CMA लॉ मॉक टेस्ट। पूरा सिलेबस आएगा। एथिक्स का जो वीडियो है वो अपलोडेड है, हम तुम लोग को ग्रुप में भेज दे रहे हैं। पूरा सिलेबस आएगा, 1 हफ्ते का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछना। क्लास किस मोड में होगा भैया, ये तुमको फ्राइडे टू सैटरडे के बीच में बता देंगे। हो सकता है कि हम तुम लोग को एक पेपर दे और बोले सॉल्व करके भेजो, या फिर वो एक गूगल मेथड हो, तो हम जैसा भी होगा तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होगा प्लीज व्हाट्सएप।